गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। पहले वाले हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो भाग नंबर 3 है, इस भाग में हम आज मोटापे के बारे में बात करेंगे और रक्तचाप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं, मोटापा क्या होता है, ओबेसिटी क्या है। शरीर में अत्यधिक वसा के जमाव के कारण मोटापा होता है। हमारी चमड़ी की अगर बात करें तो चमड़ी के अंदर एक उत्तक होता है, वसा उत्तक। उस वसा उत्तक में एक्स्ट्रा वसा, जितनी वसा हम खाते हैं, अगर उस वसा का उपयोग एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है तो अतिरिक्त जो वसा होती है वो हमारे शरीर में इस उत्तक में आकर के जमा हो जाती है, जिसके कारण हमारी चमड़ी क्या हो जाती है, मोटी। और चमड़ी मोटी होने के कारण ही कोई व्यक्ति क्या होता है, मोटा होता है या मोटापे का शिकार हो जाता है। मोटे व्यक्ति की चमड़ी को आप पकड़ के देखना, जैसे मेरा ये हाथ है, यहाँ से उसको आप पकड़ के देखना, अगर व्यक्ति मोटा है तो उसकी चमड़ी भी मोटी होगी, कारण उसकी उत्तक के अंदर वसा क्या होगी, जमा हो जाती है। ऐसा कब होगा, जितनी ऊर्जा हम उपयोग कर रहे हैं वसा के रूप में, अगर उतनी ऊर्जा का उपयोग उसके शरीर में नहीं हो रहा है तो वह ऊर्जा उस उत्तक में चर्बी के रूप में जमा हो जाती है। मनुष्य के शरीर के भार और लंबाई का जो अनुपात है, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो होना चाहिए 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। यानी एक व्यक्ति की अगर मात्र इसकी लंबाई 1 मीटर है और उस 1 मीटर वाले व्यक्ति की वजन की अगर हम बात करें तो 30 किलोग्राम से अधिक उसका वजन नहीं होना चाहिए। अगर 30 किलोग्राम से अधिक उस व्यक्ति का अगर वजन है तो वह व्यक्ति मोटापे का शिकार कहलाएगा। अब हम सोच रहे हैं कि हमारी लंबाई तो ज़्यादा है, तो उसी अनुपात को हम आगे निकाल कर देख सकते हैं कि हमारी लंबाई कितनी है, कितना हमारा वजन होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हमारा वजन जा रहा है तो बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार हम संतुलित नहीं है या हम मोटापे के शिकार हैं। यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना रहती है कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है, इसको याद कर लेना अच्छी तरह से। एक बार फिर बोल रहा हूँ, शरीर के भार और लंबाई के अनुपात को बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं। कितना होता है, तो 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक अगर व्यक्ति का वजन है तो वो क्या कहलाएगा, मोटापे का शिकार कहलाएगा। विशेष तौर से शहरों के बच्चों में आपने देखा होगा, मोटे मोटे बच्चे होते हैं, दिखने में बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन वो बच्चे उतने ही कमज़ोर होते हैं। वो इतने मोटी क्यों हो जाते हैं, तो उसके पीछे कई कारण हैं। आज का हमारा जो खान पान है वो बहुत अधिक बदल चुका है। सभी लोग, चाहे वो युवा हो चाहे बुढ़े हो, सभी है वो जंक फूड की ओर जा रहे हैं। जंक फूड एक ऐसा भोजन जिसके अंदर वसा की मात्रा बहुत अधिक है। चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, इनके ऊपर विशेष ध्यान है। कुछ लोग तो ऐसे तो दिन भर सारे दिन पिज्ज़ा ही खाते रहते हैं, बर्गर खाते रहते हैं, पकौड़ियाँ, कचौरियाँ आदि खाते रहते हैं। तो उनसे होता क्या है कि शरीर के अंदर एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाती है और फलस्वरूप वो मोटापे का शिकार होकर के उनकी जो मानसिक स्थिति वो बिगड़ जाती है। जवानी के अंदर चक्कर आने लग जाना, घबराना, जी मचलाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये सभी इसी के कारण है। तो आप भी अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सचेत रहें। मैंने मेरे शरीर को बैलेंस किया हुआ है क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ और अच्छा डाइट लेता हूँ। जो पिज्ज़ा विज्ज़ा तो मैंने आज तक खाया ही नहीं, एक बार चखा था, उसके बाद मैंने खाया ही नहीं कभी। तो आप भी अपना ध्यान रखें। आगे देखें, मोटापे का कारण क्या है, तो शरीर में ग्रहण की गई ऊर्जा के 2 रूप हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, एक होता है वसा। दोनों ही हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा जो मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, और प्रति ग्राम जो ऊर्जा मिलती है वसा से मिलती है। तो वसा का जितना अधिक हम उपयोग करेंगे, अगर उस वसा का उपयोग करने के बाद वह ऊर्जा में अगर नहीं बदल रही है, अब वो कब बदलेगी, जब हम काम करेंगे। काम के लिए जरूरी नहीं है कि आप खेतों में जाके काम करें, आप व्यायाम कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उछल सकते हैं, खेल खेल सकते हैं। तो ये क्या है, शारीरिक कार्य। और जब व्यक्ति शारीरिक कार्य करता है तो उसके शरीर की जो एनर्जी है वो उसमें बदल जाती है कार्य में। आगे देखिए, असंतुलित भोजन, इसकी परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं हो, असंतुलित भोजन कहलाता है। अब इसके पीछे भी कई कारण हैं। अज्ञानता, लोग जानते नहीं कि हम जो भोजन खा रहे हैं उसमें कौन कौन तत्व है या नहीं है। इसके अलावा गरीबी, हमारे भारत देश में अधिकांश लोग गरीब हैं, मैं भी गरीब हूँ, आप भी सब गरीब हो सकते हैं। तो गरीबी के कारण हम सभी पोषक तत्वों को अपने भोजन में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम क्या हो जाते हैं, असंतुलन या कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।
आगे देखिए वसायुक्त भोजन, बताया मैंने भी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, पकौड़े, समोसे, कचौरी, इन सभी में वसा तो खूब अधिक है, लेकिन अन्य पोषक तत्वों की मात्रा कम होने के कारण मोटापा बढ़ता है। जंक फूड, फास्ट फूड की मैंने बात की भी, तेल युक्त पदार्थ या तेल युक्त भोजन। और देखिए व्यायाम कम करना, आलस्य प्रवृत्ति। स्कूल में जब बच्चों को व्यायाम करवाते हैं तो अधिकांश बच्चे छुपने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए किया जाता है। ये तो स्वयं को सोचने की बात है कि हमारा शरीर स्वस्थ कब रहेगा। जितना अधिक हम व्यायाम करेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो व्यायाम कम करना या नहीं करना, स्थिर जीवन यापन। स्थिर बोले तो सुबह उठा, खाना खाया और बस में बैठा और चला गया स्कूल। स्कूल में सारे दिन भर बैठा रहा, फिर बस में बैठा, फिर घर आ गया, सो गया, उठा, फिर स्कूल, फिर घर, स्कूल, घर, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। ये कहलाता है स्थिर जीवन यापन। खा तो घूम रहा है लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा, तो उससे ये समस्या उत्पन्न होती है। अनियमित दैनिक और शारीरिक क्रियाएं रोजाना नहीं करना, किसी क्रिया को व्यायाम करना तो बहुत कम कर रहे हैं। आउटू अल्प सक्रियता, आउटू बोले तो अपने गले के अंदर एक ग्रंथि, इसको अपन थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एच के आकार की होती है यहाँ पर, ये थायराइड ग्रंथि है। वो हमारे भोजन के अंदर जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, इन तीनों के पाचन का संतुलन करती है। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का संतुलन करती है। कौन से हार्मोन से? थायरोक्सिन हार्मोन। और इस हार्मोन के स्रावण के लिए इस ग्रंथि का सक्रिय होना आवश्यक है। और ये सक्रिय कब होगी? जब इसको भरपूर मात्रा में क्या मिलेगी? आयोडीन मिलेगी। इसलिए तो कहते हैं कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। और जिस व्यक्ति की समस्या हो गई तो फिर उसके भोजन का सही प्रकार से पाचन नहीं होगा, और पाचन नहीं होगा तो फिर उसके शरीर में वसा जमा हो जाएगी, अर्थात व्यक्ति मोटा हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो है रक्तचाप। ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्तचाप या रक्तदाब, ब्लड यानी रक्त और प्रेशर यानी दाब। अगर हम बात करें खेत के अंदर, आपने देखा होगा किसी बिजली से खेत में पानी जाता है पाइप के द्वारा, और वहाँ पर कुछ नोजल लगा दिए जाते हैं खेत में। तो जब पानी का दबाव बहुत अधिक बढ़ता है तो उस दाब के द्वारा उस नोजल से पानी बाहर निकलता फव्वारे के रूप में। ठीक वैसे ही हमारा शरीर, मान लो एक खेत है और इस पूरे खेत के अंदर, इस पूरी बॉडी के अंदर विभिन्न पाइपों से, विभिन्न नलिकाओं से रक्त भेजा जा रहा है। तो रक्त जब वहाँ पर जाएगा तो कुछ न कुछ दाब उसका अवश्य होगा। तो उसी दाब की हम बात कर रहे हैं। अब प्रश्न है कि उस खेत में जो पाइपों में दाब था, वो दाब तो उस मोटर के द्वारा, मोटर के पंप के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे शरीर की जो नलिकाएं हैं, धमनी और शिराएं, केशिकाएं हैं, उसमें दाब कहाँ से आ रहा है? तो उसके लिए हमारा जो शरीर का अंग है वह है हृदय, हार्ट। हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और यह उस दाब को बनाए रखने का काम करता है, अर्थात यह रक्त को हमारे शरीर में पंप करता है। कूलर के अंदर पंप देखा होगा आपने, जो उसका पानी भरा हुआ रहता है उसको वो ऊपर की ओर ले जाता है, दबाव बनाए रखता है। ठीक वैसे हमारा हृदय काम करता है। हृदय कहाँ होता है? तो हमारी छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर, थोड़ा सा बाईं तरफ अपने जेब के पास में हमारा बंद मुट्ठी के आकार का गुलाबी रंग का एक हृदय होता है। यह 1 मिनट में 70 से 72 बार बीप करता है। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसको 4 भागों में बांटते हैं। 2 तो होते हैं आलिन और 2 होते हैं नीले। 2 ऊपर वाले आलिन और 2 नीचे वाले हैं नीले। अब प्रश्न बनता है कि इसमें रुधिर आता कहाँ से है? तो इसमें रुधिर आता फेफड़ों से। फेफड़ों को चारों तरफ नलिकाएं होती, केशिकाएं, वहाँ से रुधिर ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेकर के फुफ्फुस शिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर हमारे हृदय के बाएं भाग में प्रवेश करता है, इस भाग के अंदर। और यहाँ आने पर जब ये पूरा भर जाता है तो ये कपाट यहाँ से बंद होगा, और ये कपाट, ये नीचे वाला कपाट यहाँ से खुलेगा, ये दबेगा, और दबने पर इसका रुधिर किसमें आ जाएगा? नीले में आ जाएगा, बाएं नीले में। और फिर बाएं नीले जब पूरा भर जाता है तो ये कपाट यहाँ से बंद होता है, और ये कपाट खुलने पर इसमें जो भरा हुआ रुधिर है वो हमारे शरीर में पंप कर दिया जाता है। और जाए किस माध्यम से? तो वो जाएगा धमनी के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से। अब इस महाधमनी में रुधिर यहाँ से पंप किया जाएगा, तब उस नलिका में एक दाब बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? रक्त दाब बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा मैं बोल देता हूँ एक बार, यहीं से बनाऊंगा इसकी परिभाषा, कि रक्त वाहिनियों में
रक्त वाहिनियों में, वाहिनी दो प्रकार की है, धमनी और शिरा। तो रक्त वाहिनियों में रक्त के द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब। देखिए नलिकाएं में यहाँ क्या बह रहा है, इसमें रक्त में, जब इसमें रक्त जाएगा तो क्या डालेगा? दबाव डालेगा। किसके विरुद्ध? नलिकाओं के विरुद्ध, भित्ति के विरुद्ध। तो रक्त के द्वारा धमनी या शिराओं में भित्ति के विरुद्ध लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। तो यहाँ से रुधिर आता है और अपनी बॉडी में विभिन्न भागों में बढ़ जाता है केशिकाओं के माध्यम से। केशिकाएं वे संरचनाएं हैं जो धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती है। तो केशिकाओं के माध्यम से हमारी बढ़ती कोशिकाओं तक पहुँचता है। उन कोशिकाओं को ये कर देता है, ऑक्सीजन देता है, उन CO2 को वहाँ से ग्रहण करके वापस महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। फिर दाएं आलिंद से कहाँ जाता है? नीले में जाता है, और नीले से वापस कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है, कुछ धमनी के द्वारा। वहाँ वो CO2 छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है और फिर वापस आता है। इस प्रकार से पूरी चक्कर के अंदर रुधिर हमारे शरीर में हृदय के अंदर 2 बार आता है। इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण या डबल परिसंचरण, सर्कुलेशन। अब बात करते हैं रक्तचाप को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो वो होता है 120/80 मिलीमीटर पारी के अंदर। 120/80। अभी 120 क्या है जानेंगे और 80 क्या है ये जानेंगे। इससे पहले देखिए कि रक्तदाब को सबसे पहले किसने मापा था? तो वो मापा था स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स ने सन 1733 के अंदर घोड़ों के अंदर रक्तचाप का मापन किया था। स्टीफन हेल्स कब किया? सन 1733। और किस में किया? घोड़ों के अंदर रुधिर दाब को उन्होंने मापा था। रक्तदाब कितना हुआ? तो 120/80 mm पारी के अंदर। कितने भागों में बांटा है इसको? 2 भागों में, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। फर्स्ट देखिए सिस्टोलिक, या फिर इसको हिंदी में बोले तो मैं संकुचन दाब। दोनों में देखिए प्रथम अक्षर क्या आ रहा है? स, इसमें स। तो स संकुचन, स सिस्टोलिक। यानी जब हमारा ये आलिंद या नीले वाला भाग संकुचन करेगा, सिकुड़ेगा, तो इसमें भरा हुआ रुधिर कहाँ जाएगा? धमनी में जाएगा। तो ये सिकुड़ेगा तो इसमें भरा रुधिर कहाँ जाएगा? धमनी में। और जब ये धमनी में जाएगा तो उस समय इस रुधिर का दाब कितना होता है? 90 से अधिकतम 120 mm, जो कि है 90 से कितना होता है? 120। न्यूनतम 90, अधिकतम 120। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सिस्टोलिक रक्तदाब क्या है? तो सिस्टोलिक यानी संकुचन। संकुचन यानी जब उसमें भरा हुआ रुधिर धमनी में जाएगा तब कितना दाब होगा? तो 90 से 120। दूसरा देखिए डायस्टोलिक, ये नीले संकुचित हो गया। संकुचित होने के बाद में क्या होगा? भरेगा, और जब इसमें रुधिर भरेगा तब उस समय धमनी में दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। और दाब घट कितना रह जाएगा? वो रहेगा 60 से 80 mmHg। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक को अपने दिमाग से जोड़ सकते हैं, जैसे कि डैश से ढीला होना या अनुशीतलन होना या उसका फैलाव होना। तो 2 पार्ट हो गए इसके, संकुचन और अनुशीतलन, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या हो गया? 90 से 120, और डायस्टोलिक हो गया आपके 60 से 80। और इन दोनों की तो अधिकतम सीमा है। इसकी अधिकतम सीमा कितनी है? 120। इसकी कितनी है? 80। तो इन दोनों को मिला के अपन निकालते हैं रक्तचाप। देखिए ये 120 ये रहा और 80 यहाँ से लिया मैंने, दोनों से क्या बन गया? 120/80 mmHg। अब देखिए रक्तदाब को मापने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं उसको रक्तचाप मापी उपकरण कहते हैं, या फिर साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं? बने स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर उपकरण के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। कभी हॉस्पिटल में आप गए होंगे, अपने आसपास कहीं देखा होगा आपने कि रक्तचाप को मापने के लिए डॉक्टर या एक पट्टा सा बांध देता है और पट्टा सा बांध करके एक पंप करता है। और जैसे वो पट्टा टाइट हो जाता है, टाइट होने के बाद जब धमनी और शिरा में रुधिर बहेगा तो वो दाब उसके ऊपर गिरता है, और उस दाब के द्वारा उसमें जो पारा होता है वो नलिका के ऊपर की उछलता है। उसी पारे के द्वारा उस दाब को
मापा जाता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा और अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो का लाभ पहुँचे, इसके लिए आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी प्रकार कोई समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट्स करें। धन्यवाद। हरे राम राम राम। क्या मेरी वीडियो चालू ही नहीं किया शायद? नहीं चल रहा सही है। वो नंबर नहीं दिख रहा था मेरे को।